मेरा नाम मैनेजर पांडे है। मैं यहाँ जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर था, अब रिटायर्ड हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने इतिहास दर्शन नामक पाठ्यक्रम की एक इकाई पर बात करना चाहता हूँ, जिस इकाई का शीर्षक है भूमंडलीकरण और साहित्य का इतिहास। इसी के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहली बात तो यह कि भूमंडलीकरण क्या है, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। पिछले 20-25 वर्षों में सारी दुनिया में भूमंडलीकरण की चर्चा है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। इसके बारे में तरह तरह के मिथक गढ़े गए। एक मिथक तो यह है कि भूमंडलीकरण के रथ की गति न रुक सकती है और न इसका कोई विकल्प है। भूमंडलीकरण को एक सकारात्मक, शुभ और वांछनीय माना जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों को भूमंडलीकरण के पक्ष में ढालने की वकालत भी की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है। आजकल भूमंडलीकरण एक जादुई असर वाला शब्द है। इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि जो भूमंडलीकरण के शिकार हैं वे भी इसकी बात करते हैं, बल्कि गुणगान करते हैं, और जो शिकारी हैं वे तो कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संस्कृत के एक मुहावरे का उपयोग करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब भारत में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा बहुत प्राचीन है, पर वो ये नहीं जानते या नहीं समझते कि वसुधैव कुटुंबकम की आकांक्षा और भूमंडलीकरण की वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये जो मिथक गढ़े जा रहे हैं उनके स्वरूप और स्वभाव को भी समझना जरूरी है। फ्रांस के प्रसिद्ध आलोचक विचारक रोला बार्थ ने एक किताब लिखी थी, माइथोलॉजीज। उसमें उन्होंने लिखा है कि मिथक एक राजनीति विरोधी भाषा है। यह भी लिखा है कि मिथक में ऐतिहासिक आशयों को, धारणाओं को, विचारों को प्राकृतिक बनाया जाता है और जो आकस्मिक है उसको शाश्वत घोषित कर दिया जाता है।
भूमंडलीकरण के बारे में जो मिथक हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। भूमंडलीकरण के दुनिया में दो दौर हैं। इस बात पर कम ध्यान दिया जाता है कि आजकल जो भूमंडलीकरण चल रहा है वो पहला नहीं है, बल्कि पहला भूमंडलीकरण का अभियान 16वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक चला, जिसका नेता यूरोप था और विशेष रूप से इंग्लैंड। भूमंडलीकरण वे कैसे ला रहे थे, मतलब इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले, इसको समझना जरूरी है। असल में उस समय भूमंडलीकरण का मतलब था सारी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाना और उपनिवेश बनाकर उनसे तरह तरह के संबंध स्थापित करना। ये जो आज का भूमंडलीकरण है वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब द्वितीय महायुद्ध के बाद शुरू हुई प्रक्रिया है, जिसका नेता आजकल अमेरिका है। इसका एक और अर्थ यह है कि भूमंडलीकरण असल में पूंजीवाद का भूमंडलीकरण है। सारी दुनिया पर पूंजीवाद के प्रभाव का विस्तार ही भूमंडलीकरण कहा जा रहा है। ये जो भूमंडलीकरण नया दूसरे दौर का है, मतलब 1950 के बाद का, उसके 3 पक्ष हैं। पहला यह कि यह एक आर्थिक प्रक्रिया है मूलतः, उसी को मैंने पूंजीवाद का भूमंडलीकरण कहा था। दूसरे यह राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अमेरिकी राजनीतिक दृष्टि, पद्धति और व्यवहार को सारी दुनिया में फैलाना इसका प्रयोजन है। और तीसरे यह सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है जिसके अंतर्गत भूमंडलीकरण का पोषण करने वाले, समर्थन करने वाले विचारों, कल्पनाओं, साहित्यों, कलाओं आदि का विकास विस्तार इसका एक रूप और पक्ष है। ये जो भूमंडलीकरण है, पहले दौर का जो था उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था कि बूर्जुआ वर्ग, मतलब पूंजीपति वर्ग, सभी राष्ट्रों को, दुनिया के सभी राष्ट्रों को विनाश के करीब लाकर पूंजीवादी उत्पादन पद्धति को अपनाने के लिए मजबूर करता है। जो पहला दौर था भूमंडलीकरण का, उसका एक और नारा था कि सारी दुनिया को सभ्य बनाना है। मान्यता यह थी कि यूरोप तो पहले से ही पूंजीवाद के आने के कारण सभ्य हो चुका है, बाकी एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका पर कब्जा करके वहाँ पूंजीवाद लाकर उन क्षेत्रों और देशों को भी सभ्य बनाना है।
इसलिए सभ्यता के नाम पर गुलामी का प्रचार और प्रसार और अभियान पहले दौर के भूमंडलीकरण का लक्ष्य था। इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि बुर्जुआ वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग सभी राष्ट्रों को अपनी पुरानी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पद्धतियों को छोड़कर यूरोप से आई हुई पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा और अपनाना पड़ा भी। भूमंडलीकरण राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में आज का जो भूमंडलीकरण है वह संसार के अमेरिकीकरण का प्रयास है। सन 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था कि अमेरिकी व्यवस्था अमेरिका में भी तभी जीवित रह सकती है जब वह विश्व व्यवस्था बने। अब भूमंडलीकरण के रूप में उसी उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है, मतलब सारी दुनिया का अमेरिकीकरण किया जा रहा है। अमेरिकी व्यवस्था को विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और उसे नई विश्व व्यवस्था कहा जा रहा है। सन 1999 के एक भाषण में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने साफ शब्दों में ये कहा था, भूमंडलीकरण अमेरिकी आधिपत्य का दूसरा नाम है। मतलब भूमंडलीकरण के नाम पर सारी दुनिया में अमेरिका के आधिपत्य या प्रभुत्व का विस्तार किया जा रहा है। अब सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में थोड़ा इसको समझिए। उत्तर आधुनिकतावाद इसी दूसरे बार के भूमंडलीकरण के साथ उसके समर्थन की विचारधारा के रूप में सामने आया है। उत्तर आधुनिकतावाद में अनेक विचारों, विचारधाराओं और वास्तविकताओं के उत्तर, अंत और मौत की घोषणा की जा रही है। मतलब आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता का मतलब हुआ कि आधुनिकता की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब दुनिया आधुनिकता से आगे या अलग जा रही है। उसी तरह एक दूसरा ये पोस्ट एंड डेथ, ये तीन मंत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से किसी भी विचार, किसी भी व्यवस्था और किसी भी वास्तविकता का अंत किया जा सकता है। हाल के वर्षों में उत्तर आधुनिकता के साथ उत्तर धर्मनिरपेक्षता, उत्तर यथार्थवाद और उत्तर मार्क्सवाद की घोषणाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही विचारधारा के अंत, इतिहास के अंत, सामाजिक के अंत, चेतना के अंत और विवेक के अंत की भी घोषणाएं हो रही है। यही नहीं, साहित्य की मौत, लेखक की मौत और कला के मौत की भी घोषणा की जा चुकी है। इतने उत्तरों, अंतों और मौतों से निर्मित वातावरण
मानव समाज को निराशा में डुबाने के लिए काफी है। इस सब के साथ ही उत्तर आधुनिकतावाद ने मुक्ति के बृहद आख्यान के अंत की भी घोषणा कर दी है, ताकि पूंजीवाद के भूमंडलीकरण के विरोध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। इन घोषणाओं आदि की वास्तविकता को और उत्तराधुनिकतावाद को भी समझने के लिए वहीं के एक विचारक, फ्रांस के विचारक पियरे बोर्दिये का एक लेख पढ़ना उपयोगी होगा। उनका लेख 1999 में एक पत्रिका में, जिसका नाम थियरी कल्चर एंड सोसाइटी है, उसी में उनका यह लेख छपा था, जिसका शीर्षक था ऑन द कनिंग ऑफ इंपीरियलिस्ट रीजन, मतलब साम्राज्यवादी बुद्धि की चालाकी। पियरे बोर्दिये के अनुसार क्या है ये साम्राज्यवादी बुद्धि की चालाकी? उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी बुद्धि अपनी विशेष ऐतिहासिक स्थितियों और जरूरतों से उपजे प्रश्नों और विचारों को सार्वभौम प्रश्नों और विचारों के रूप में प्रस्तुत करती है। यह काम 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हो रहा था और 20वीं सदी के उत्तरार्ध से यही सब अमेरिका में हो रहा है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं के साथ ही विचारों के बाजार पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। भूमंडलीकरण भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आजकल अमेरिका में दुनिया के विचारों के बाजार पर कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर भूमंडलीकरण पर बहस चल रही है। पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य को भी भूमंडलीकरण के विचार के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। आप प्रमाण के लिए कुछ अमेरिकी पत्रिकाओं का नाम और विशेषांकों को भी देखिए। 2001 में अमेरिका से प्रकाशित होने वाली 2 पत्रिकाओं, एक पत्रिका है PMLA और दूसरी है कंपैरेटिव लिटरेचर। दोनों के विशेषांक निकले, जिनका शीर्षक था ग्लोबलाइजिंग लिटरेरी स्टडीज, मतलब साहित्यिक अध्ययन का भूमंडलीकरण। ये जो कंपैरेटिव लिटरेचर का विशेषांक था, उसका शीर्षक थोड़ा और व्यापक था। उसका शीर्षक था ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब ह्यूमैनिटीज के भीतर जितने विषय आते हैं, साहित्य, कला, दर्शन और दूसरे भी, उस सब का भूमंडलीकरण करने का अभियान है। 2008 में न्यू लिटरेरी हिस्ट्री नाम की एक प्रसिद्ध पत्रिका का विशेषांक निकला, जिसका शीर्षक था लिटरेरी हिस्ट्री इन ग्लोबल एज। मतलब वो तो मान कर चल रहे हैं कि भूमंडलीकरण सारी दुनिया में आ चुका है, इसलिए अब भूमंडलीकरण के समय में साहित्य का इतिहास कैसा होगा और होना चाहिए, इस पर विचार है इस न्यू लिटरेरी हिस्ट्री के विशेषांक में। साहित्य के
ये जो पीएमएलए नाम की पत्रिका का मैंने पहले उल्लेख किया था, उसके विशेषांक के संपादकीय में साहित्य के अध्ययन के सामने खड़े कुछ सवालों को भी रखा गया था। यह भी कहा गया कि साहित्य के अध्ययन को उस प्रक्रिया से कैसे बचाया जाए जो साहित्यिक पाठों को अंतर पाठीय उत्पादन, विनिमय और उपभोग में घटाकर सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को आर्थिक शोषण का साधन बनाया जाता है। अब इससे यह भी सवाल जुड़ा हुआ है, क्या संस्कृति बाजार की वस्तु बन गई है? क्या पूंजी के प्रवाह में राष्ट्रों का अस्तित्व बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा और साहित्य में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना भी नहीं रहेगी? क्या सभी बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार बाजार के नियम से संचालित होंगे? क्या लोगों और व्यवहारों की तरह संस्कृतियां भी जड़हीन, बेघर और आवारा होंगी? भूमंडलीकरण के पहले दौर में भी विचारों की दुनिया में विश्ववाद की चिंता थी। उस दौर के एक बड़े दार्शनिक थे जर्मनी के कांट, जिन्होंने 1784 में विश्वव्यापी दृष्टि से सार्वभौम इतिहास के लेखन की बात की थी। कांट के इस चिंतन में सार्वभौम और विश्वव्यापी शब्दों के भीतर ही भूमंडलीकरण की चिंता मौजूद है। हाल के वर्षों में लोगों ने भूमंडलीय बोध की चर्चा की है, मतलब अंग्रेजी में जिसको प्लेनेटरी कॉग्निशन कहा जाता है। भूमंडलीकरण के दूसरे दौर में नौ उदारवादी विचारकों की मुक्त व्यापार संबंधी घोषणा के बहुत पहले पुनर्जागरण या नवजागरण या ज्ञानोदय काल में यूरोप में कांट जैसे विचारक मौजूद थे। उन्होंने सारी दुनिया की चिंता करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने यूरोप के साम्राज्यवादी प्रभुत्व की भी आलोचना की थी। आज के भूमंडलीकरण के प्रवक्ता और समर्थक साम्राज्यवादी प्रभुत्व की चिंता और आलोचना नहीं करते। भूमंडलीय संस्कृति के बारे में सोचते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या संस्कृति की नई राजनीति बन रही है या संभव है। एक विचारक केविन रॉबिन्स ने लिखा है कि यूरोप के बहुत से प्रवासी जो यूरोप में गए हैं दुनिया के दूसरे देशों से, वो यूरोप वालों के आत्मसातीकरण के प्रयास को अस्वीकार कर रहे हैं। समकालीन प्रवासी जहाँ बसे हैं वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह नहीं बल्कि अंशतः स्वीकार करते हैं और साथ ही अपने मूल को भी याद करते रहते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में पहले दौर में विश्व साहित्य की धारणा का उदय हुआ। इस
विश्व साहित्य की धारणा के उदय का एक संक्षिप्त इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बार जर्मनी के महान कवि और नाटककार गेटे ने 1827 में विश्व साहित्य की संभावना और घोषणा की थी। असल में उसके पहले गेटे ने पूरब का ही साहित्य अनुवाद में पढ़ा था। उन्होंने कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद के जर्मन अनुवाद को पढ़ा था। ये जर्मन अनुवाद हुआ था 1791 में। उसके साथ ही गेटे ने चीनी उपन्यास और हाफिज की शायरी जो फारसी में थी उसका भी अध्ययन किया था। इन सारे अनुवादों के अध्ययन से ही गेटे ने विश्व साहित्य की धारणा के बारे में सोचा और उसकी घोषणा की। गेटे ने विश्व साहित्य की बात तो की थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय साहित्य की उपेक्षा नहीं की। जबकि आज के दौर में जो भूमंडलीकरण से प्रभावित साहित्य और उसके इतिहास की चर्चा हो रही है, उसमें राष्ट्रीय साहित्य की चिंता बहुत कम है। गेटे के विश्व साहित्य की धारणा के निर्माण में भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने आपको बताया ही कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विलियम जोन्स द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद का जर्मन अनुवाद गेटे ने पढ़ा था। आप भारत के अनुवाद के प्रयत्नों का इतिहास संक्षेप में जानना चाहें तो यह भी मैं आपसे बताऊं कि 1657 ईस्वी में शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा था सिर्रे अकबर। एक फ्रांसीसी अनुवादक दुपरों को दारा शिकोह के उपनिषदों के फारसी अनुवाद की पांडुलिपि 1775 में मिली और दूपरे ने उस किताब सिर्रे अकबर का फ्रांसीसी तथा लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1801 ईस्वी में 2 खंडों में छपा। इस अनुवाद से ही सारे यूरोप को और यूरोप के बड़े दार्शनिकों विचारकों को उपनिषदों के दर्शन का ज्ञान हुआ। एक भूमंडलीकरण और साहित्य विश्व साहित्य पर लिखने वाले एक आलोचक अमीर आर मुफ्ती ने ठीक ही लिखा है कि विश्व साहित्य को पूर्व की प्राचीन भाषाओं के ज्ञान और विश्व भाषाओं के पारिवारिक स्वरूप के विवेचन से पश्चिमी भाषाओं में विश्व साहित्य की धारणा के विकास में मदद मिली थी। जिन भाषाओं की रचनाएं पढ़ी गईं अनुवाद में, उनमें संस्कृत, फारसी और अरबी थी। इन भाषाओं के अनुवाद के यूरोप पहुंचने पर ही विश्व साहित्य की धारणा संभव हुई। यूरोपीय साहित्य पर पूरब की इन भाषाओं के साहित्य का प्रभाव पड़ा, बल्कि
विलियम जोन्स के अनुवादों का प्रभाव कॉलेरिज, शेली, थॉमस मूर आदि के लेखन पर पड़ा, जो अंग्रेजी के जाने पहचाने कवि और लेखक हैं। विश्व साहित्य की गेटे की धारणा की पुष्टि करते हुए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह लिखा था कि पूंजीवाद के विकास के कारण पुरानी स्थानीय और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और अकेलेपन के बदले सार्वभौम संवाद की स्थिति पैदा हुई और इस तरह राष्ट्रों के बीच परस्पर निर्भरता शुरू हुई। यह केवल भौतिक उत्पादन में ही नहीं, बौद्धिक उत्पादन में भी संभव हुआ। अब प्रत्येक देश का बौद्धिक उत्पादन सबकी संपत्ति हो गया। राष्ट्रीय अनन्यता और विशेषता का लगभग अंत होने लगा। विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय साहित्यों में से एक विश्व साहित्य पैदा हुआ और बाद के दिनों में विश्व साहित्य की वास्तविकता अधिक सच होकर सामने आई। 20वीं सदी के अंत में यूरोप में के अनेक देशों में विश्व साहित्य का इतिहास लिखने की भी कोशिश हुई है। जर्मनी में 25 खंडों में विश्व साहित्य का इतिहास सामने आया, जिसका नाम है न्यू हैंडबुक ऑफ लिटरेरी स्टडीज। रूस से 8 खंडों में विश्व साहित्य का इतिहास छपा। उसके बाद 7 खंडों में स्कैंडिनेविया से विश्व साहित्य का इतिहास छपा, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। इन सभी इतिहासों में अधिकांशतः यूरोपीय साहित्य का ही इतिहास है और उसी को विश्व साहित्य का इतिहास भी कहा गया है। हाल के वर्षों में विश्व साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ और किताबें सामने आई हैं। एक किताब है डेविड डमरोस की व्हाट इज वर्ल्ड लिटरेचर। दूसरी है पास्कल कासानोवा की द वर्ल्ड रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। तीसरी है फ्रैंको मोरेटी की ग्राफ्स, मैप्स एंड ट्रीज, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर लिटरेरी हिस्ट्री। भूमंडलीकरण के दौर में साहित्य के इतिहास पर केंद्रित न्यू लिटरेरी हिस्ट्री के विशेषांक में लिखने वाले लोगों में अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं। उनमें एक है फ्रेडरिक जेम्सन, जो मानते हैं कि आज के दौर में नया साहित्य का इतिहास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि हम आज साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते, उसे पुराने रूप में तो प्रस्तुत नहीं ही कर सकते। आजकल साहित्य के इतिहास का पुराने साहित्य के इतिहास के बदले कोई नया दृष्टिकोण सामने नहीं आया है। जब नया दृष्टिकोण नहीं आया तो इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दृष्टिकोण सामने आए हैं वो अधिकांशतः सैद्धांतिक हैं, उनका व्यवहारिक रूप कहीं दिखाई नहीं देता। फिर भी विशेषांक निकला है तो उस पर विचार करना जरूरी है। दुनिया में ऐसे अनेक विचारक और आलोचक हैं जो भूमंडलीकरण के दौर में इतिहास लेखकों की और लेखन की समस्याओं और चुनौतियों पर विचार करते रहे। डेविड डमरोस ऐसे ही लेखकों में से एक है। उन्होंने अपने लेख के आरंभ में लिखा है
कि वैश्विक इतिहास लेखन की चुनौतियां 3 प्रकार की हैं। पहली चुनौती परिभाषा की है, दूसरी ढांचे की और तीसरी उद्देश्य की। उन्होंने कहा है कि साहित्य के नए इतिहास पर इस तरह विचार किया जाना चाहिए कि एक सार्थक इतिहास का स्वरूप आप सामने आ सके। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास ऐसा होना चाहिए जिसे वस्तुतः कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे। डमरोस ने साहित्य के इतिहास की परिभाषा पर विचार करते हुए यह भी कहा है कि भूमंडलीकरण का युग साहित्य के इतिहास के लिए आसान है तो मुश्किल भी है। उनके अनुसार जब तक साहित्य का इस इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से लिखा अब तक साहित्य का इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि से लिखा जाता रहा है, जिसके अनुसार वैश्विक साहित्य का इतिहास या तो असंभव है या दिलचस्पी से शून्य। प्रायः पुराने बड़े लेखकों ने राष्ट्रीय दायरे में ही साहित्यों के इतिहासों के लेखन की कोशिश भी की है और चिंता भी की है। डमरोस ने भूमंडलीकरण के दौर के साहित्य के इतिहास के ढांचे पर भी विचार किया है। उन्होंने इसे 2 तरह से लिखे जाने की बात की। एक तो संक्षेप में और दूसरे विस्तार से। विश्व साहित्य के इतिहास लेखन की एक और पद्धति हो सकती है जिसे फ्रैंक मोरेती ने अपने उपन्यास के विश्व इतिहास में अपनाया और लिखकर दिखाया है। ऐसे इतिहास के लिए मोरेती की ही तरह सहयोगी प्रयास की जरूरत है। सहयोगी प्रयास का मतलब है कि जिसमें अनेक लेखक इतिहास लेखन में सहयोग करें। ऐसे ये जो मोरेती की किताब है वह 5 खंडों में है और उसमें 50 लेखक शामिल हैं। एक नए ढंग से इतिहास लिखने के लिए ढांचागत चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे इतिहासों में प्रायः सरसरी नजर से ही इतिहास को उपस्थित किया जा सकता है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक की मदद से लिखने की बात कर रहे हैं या प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, जिसको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे इतिहास के साथ एक कठिनाई यह है कि जिसे इंटरनेट की जानकारी नहीं है या उसकी सुविधा नहीं है, उसके लिए ऐसा इतिहास किस काम का होगा। एक दूसरे विचारक फर्गुसन ने भूमंडलीय इतिहास लेखन की समस्या पर विचार करते हुए लिखा है कि दुनिया में अनेक भाषाएं हैं। बहुत कम लोग ऐसे निकलेंगे जो सभी भाषाएं जानते हैं और उन भाषाओं में लिखे गए साहित्यों को पढ़कर एक विश्व साहित्य का इतिहास लिख सकते हैं। यह एक व्यवहारिक कठिनाई है। फर्गुसन ने यह भी लिखा है कि पाठ के गहन अध्ययन और उसके बारे में सौंदर्य बोधीय निर्णय आलोचना के लिए जितना आवश्यक है, क्या उतना ही आवश्यक इतिहास के लिए भी है। हिंदी के लोग यह जानते हैं कि इतिहास लेखन की शक्ति उसमें मौजूद आलोचनात्मक दृष्टि की शक्ति पर निर्भर है।
यह रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से साबित होता है। आज के समय में इतिहास की जो समस्या है उसको अगर न्यू लिटरेरी हिस्ट्री के विशेषांक के संदर्भ में देखें तो एक और बात सामने आती है। उस विशेषांक पर टिप्पणी या टीका लिखने वाले दो लोग हैं। एक हैं हेडन व्हाइट, जो प्रसिद्ध इतिहास विचारक हैं, और दूसरे हैं जॉनथन आरक। हेडन व्हाइट ने लिखा है कि ये जो न्यू लिटरेरी हिस्ट्री का विशेषांक है उसमें लिखने वाले अधिकांश लोगों की दृष्टि में दो किताबें हैं। एक तो फ्रैंको मोरेती की किताब पहले, जिसका ब्यौरा मैं दे चुका हूं, जिसका नाम है ग्राफ्स मैप्स एंड ट्रीज, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर लिटरेरी हिस्ट्री, और दूसरी किताब है पास्कल कासानोवा की द वर्ल्ड रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। उन्हीं पर सारे लेख आधारित हैं। हेडन व्हाइट ने यह भी लिखा है कि साहित्य की तरह इतिहास का भी एक इतिहास है। इतिहास का एक अर्थ उत्पादन पद्धतियों में परिवर्तन भी है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और आणविक शक्ति परिवर्तन के माध्यम है। उसी के साथ संस्कृति भी जुड़ी हुई है और साहित्य भी। भविष्य में लिखे जाने वाले साहित्य के किसी भी इतिहास में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि साहित्य की धारणा कैसे और कितनी बदली है। हेडन व्हाइट ने यह भी लिखा है कि इसका यह अर्थ नहीं कि आजकल कोई संस्कृत नहीं है, और यह भी सच नहीं है कि राष्ट्र और भाषा पर आधारित साहित्य का निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ लिखा है कि सारी दुनिया में जिन देशों में आम जनता अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है, वहाँ का साहित्य अधिक यथार्थपरक और अधिक अग्रगामी है उन देशों की तुलना में जिनमें पूंजीवाद की सार्वभौम सत्ता मौजूद है। हेडन व्हाइट ने जॉन पॉल सार्त्र का एक कथन उद्धृत किया है कि किसी भी वस्तु का इतिहास किसी न किसी के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए इतिहास नहीं लिखा जाता। साथ ही इस प्रश्न से यह प्रश्न भी पैदा होता है कि भूमंडलीकरण के दौर में लिखा जाने वाला साहित्य का इतिहास किसके लिए होगा और कौन उसे अपनाएगा। इस विशेषांक में जो न्यू लिटरेरी हिस्ट्री का विशेषांक है उसमें दुनिया के साहित्य, उसकी आलोचना और उसके इतिहास की कोई विशेष चिंता नहीं है। अधिकांशतः विचारक यूरोप केंद्रित विचारक हैं, मतलब यूरोप के साहित्य पर ही सोचने वाले और लिखने वाले। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के साहित्य और इतिहासों की प्रायः इसमें उपेक्षा हुई है, जैसे पुराने समय में होती रही है। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए तो ये स्पष्ट होगा कि आज हर विषय वस्तु को वाद संवाद की कड़ी में रख कर देखा जाता है। निर्विवाद आजकल कुछ नहीं है, और आधुनिकता और भूमंडलीकरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
भूमंडलीकरण की इस घोषणा के बावजूद कि आधुनिकता का अंत हो गया है, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज भी आधुनिकता की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आप भारत पर ही ध्यान दीजिए तो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का संबंध समझ में आ जाएगा। भारत में एक और नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं, उनमें से अनेक क्षेत्रों की जनजातियां अभी आधुनिक नहीं हुई हैं, वो आदिम और मध्यकालीन अवस्थाओं में हैं, वो आधुनिक होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलोर कुछ ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जो उत्तर आधुनिक हो रहे हैं या हो गए। इसलिए भारत जैसे देश में साहित्य का स्वरूप क्षेत्र और भाषा के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए किसी को अगर विश्व साहित्य के इतिहास लिखने की चिंता हो तो उसको सबसे पहले भारतीय साहित्य के इतिहास लेखन की कठिनाइयों, समस्याओं, वास्तविकताओं के बारे में सोचना चाहिए और तब विश्व साहित्य के इतिहास के बारे में सोचने की दृष्टि भी बनेगी, रास्ता भी साफ होगा और सुगमता भी होगी।